हाय गाइस, इंडोसला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सब लोग के लिए एक नया सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को न्यूमोनिक्स और फोटोज से याद करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज वैसे क्वेश्चंस जिनके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उन्हें सॉर्ट आउट करके आपके लिए ये सीरीज बनाया है। और कोशिश ये रहेगी कि आप इन सभी इडियम्स को बिना याद किए याद कर सके। तो चलिए आज के इडियम्स देख लेते हैं। आज का पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस का सवाल है ए हार्ड नट टू क्रैक। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इस बच्चे को कितनी कठिनाई झेलनी पड़ रही है इस नट को क्रैक करने के लिए। इसने अपना शरीर का पूरा जोर लगा दिया इस नट को क्रैक करने में। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। एक ऐसा समस्या, ऐसा कार्य जिसका समाधान करना बहुत ही कठिन है। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब यही होता है प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। पहला हम लोगों ने देख लिया। चलिए दूसरा इडियम देखते हैं। नेक्स्ट वन इज लिली लीवर्ड या फिर चिकन हार्टेड भी जिसे कहते हैं। इंग्लिश में इसका मतलब होता है वीक एंड कावर्ड। हिंदी अर्थात कमजोर और कायर। फिगर में इस बच्चे को एक छोटे से चूहे से डर लग रहा है। इसके पूरे शरीर से पसीने छूट रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका मतलब हो गया ये बच्चा एक छोटे से चूहे को देखकर डर गया। वीक एंड कावर्ड इसका इंग्लिश का मतलब हो गया। हिंदी में अर्थ हुआ इसका कमजोर और कायर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट वन इज अ नीडल इन अ हे स्टैक। फिगर में ये बच्चा इस बड़े से घास के ढेर में एक सुई को खोज रहा है। क्या आपको लगता है ये आसान कार्य होगा? इम्पॉसिबल टास्क लगता है, असंभव कार्य। एक छोटे से सुई को इस बड़े से घास के ढेर में खोजना एक बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। इसका इंग्लिश में मतलब हुआ समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड। कोई ऐसी वस्तु जिसे खोजना असंभव या अत्यंत कठिन हो। ए नीडल इन अ हे स्टैक का मतलब ये हो जाएगा समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इंग्लिश मीनिंग इज समथिंग इंपॉर्टेंट और अनयूजुअल दैट हैपन सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। हिंदी में इसका अर्थ हुआ कोई महत्वपूर्ण या असामान्य घटना जो अचानक या अप्रत्याशित रूप से हो जाती है। फिगर में एक बहुत ही प्लीजेंट वेदर को दिखाया गया है जहां पे अचानक से इस पेड़ के ऊपर कहीं से बिजली आ गिरती है। एक अनएक्सपेक्टेड या फिर सडन घटना, जो असामान्य घटना है, अचानक से हो जाना। इसी का मतलब हम लोग देख लिए समथिंग इंपॉर्टेंट और अनयूजुअल दैट हैपन सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। इसी का मतलब होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज इज किक द बकेट। इसका मतलब होता है टू डाई या फिर मर जाना। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद जब अंतिम संस्कार किया जाता है तब मिट्टी की हंडी में एक छेद किया जाता है और चक्कर काटा जाता है। चक्कर काटने के बाद उस मिट्टी की हंडी को तोड़ दिया जाता है जमीन पे फेंक कर। उसी से आप मतलब इसको निकाल सकते हैं कि किक द बकेट का मतलब हो गया मर जाना या फिर टू डाई। नेक्स्ट वन इज टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। फिगर में ये आदमी इस आदमी को अपने एक हाथ की दूरी पे बनाए रखे हुए हैं। ये नहीं चाहते हैं कि इससे ज्यादा वो फ्रेंडली हो। ये एक दूसरे से फ्रेंडली नहीं होना चाह रहे हैं, इस आदमी को अपने से फ्रेंडली नहीं होने देना चाह रहे हैं। इसका ये मतलब हो गया कि नॉट अलाउ समवन टू बिकम टू फ्रेंडली विथ यू। हिंदी का अर्थ ये हुआ कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बहुत करीब या मित्रतापूर्ण होने से बचना। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी बनाए रखना, ज्यादा फ्रेंडली ना होना। टू नॉट अलाउ समवन टू बिकम टू फ्रेंडली विथ यू। नेक्स्ट वन इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। इंग्लिश मीनिंग a lot of unnecessary anger and worry about a matter that is not important। एक ऐसा मैटर जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप उसको लेकर ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, उसको लेकर ज़्यादा आप गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है कि बात का बतंगर बनाना। कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ लेकिन आप उसको बढ़ा चढ़ा कर उसका प्रॉब्लम को आप उसको लेकर आप वरी कर रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसका मतलब यही हो गया कि स्टॉर्म इन अ टी कप, a lot of unnecessary anger and worry about a matter that is not important। बात का बतंगर बनाना। रूल द रूस्ट। इंग्लिश मीनिंग हुआ इसका टू डोमिनेट या फिर शासन करना। फिगर में आप
मेल कॉक को, जिसको हम लोग रूस्टर कहते हैं, उसे आप देख सकते हैं, और बाकी मुर्गियों को आप देख सकते हैं जिसपे ये डोमिनेट कर रहा है, रूल कर रहा है। सो इससे आप इसका मतलब निकाल सकते हैं कि टू डोमिनेट या फिर शासन करना। तो रूल द रूस्ट का मतलब यही हुआ, टू डोमिनेट। नेक्स्ट वन इज टू बेल द कैट। इंग्लिश मीनिंग हो गया इसका टू अटेम्प्ट और एग्री टू परफॉर्म एन इम्पॉसिबली डिफिकल्ट टास्क। एक बहुत ही कठिन कार्य को करने के लिए राजी होना या फिर अटेम्प्ट करना। हिंदी का अर्थ हुआ इसका खतरा मोल लेना या फिर बड़े संकट का सामना करना। फिगर में दोनों चूहे एक दूसरे को घूर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि कौन जाके इसको ये घंटा पहनाएगा गले पर, इस बिल्ली को। सो इसमें खतरा है, बट ये डिसाइड करते हैं और एग्री भी होते हैं, चलिए अटेम्प्ट करते हैं। से इसका मतलब यही हो गया टू अटेम्प्ट और एग्री टू परफॉर्म एन इम्पॉसिबली डिफिकल्ट टास्क। बहुत ही खतरनाक या फिर डिफिकल्ट टास्क को परफॉर्म करना, उसके लिए एग्री होना। नेक्स्ट वन इज टू ऐड फ्यूल टू अ फायर। जैसे हम लोग बचपन से बोलते हैं ना, आग में घी डालना, उसी का मतलब हुआ ये। इंग्लिश मीनिंग हुआ इसका टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स। फिगर में यूक्रेन का क्राइसिस दिखाया गया है, जिसमें कि अमेरिका इसमें गैसोलीन डाल रहा है, आग को और भड़का रहा है। बाकी दूसरे देश इसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे अमेरिका इसमें और गैसोलीन डाल रहा है यूक्रेन क्राइसिस में। सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, टू मेक अ बैड सिचुएशन मोर वर्स। हिंदी अर्थ हुआ बुरी स्थिति को और खराब करना। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट वन इज अ डाइम अ डजन, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता ज्यादा। इंग्लिश मीनिंग वेरी कॉमन और नॉट वैल्यूएबल। हिंदी अर्थ हुआ एकदम साधारण व सस्ता। मुर्गी का अंडा दिखाया गया, जो कि लगभग बहुत ही कम दाम में मिलता है, 8 रुपये 9 रुपये के हिसाब से आपको पीस मिल जाते हैं। सो ज़्यादा वैल्यू नहीं होता उसका, सस्ते होते हैं। सो उसी का मतलब होता है वेरी कॉमन एंड नॉट वैल्यूएबल। सो जब भी आपको पूछा जाएगा डाइम एंड डजन का मतलब क्या है, मतलब एकदम साधारण व सस्ता, वेरी कॉमन एंड नॉट वैल्यूएबल। बाइट द बुलेट। इंग्लिश मतलब हुआ इसका टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट और टू बी ब्रेव इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। अक्सर छोटे बच्चे जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब वो बीमार पड़ते हैं, तो वो सुइया लेने से डरते हैं, बट बीमार हुए तो सुई तो लेना ही पड़ेगा। सो किसी तरह वो नीडर होकर सुई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं डॉक्टर से। तो इसका मतलब हुआ हिंदी में मजबूरी में स्वीकार करना। सो बाइट द बुलेट जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये कहना है, इसका इंग्लिश मतलब ये हुआ कि टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट, जो कि अनप्लीजेंट है और डिफिकल्ट भी है, बट आप ब्रेव होकर उसका सामना कर सकते हैं। डिफिकल्ट सिचुएशन का ब्रेव होकर सामना करें, तो बाइट द बुलेट का मतलब ये हुआ। चलिए अगला आइडियम एंड फ्रेजेस देखते हैं। नेक्स्ट वन इज बैड आयरन। इंग्लिश मीनिंग हुआ बैड लक, अर्थात दुर्भाग्य। फिगर में आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को देख सकते हैं। 2023 में नवंबर की 19 तारीख को हमारा फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ। लगातार 10 मैच जीतने के बाद सिर्फ एक दिन हमारा खराब लक होने के कारण, बैड लक होने के कारण, हम लोग फाइनल 19 तारीख को हार गए। हमारा वर्ल्ड कप हमारे हाथ से चल गया। सो उसी को कहते हैं हम लोग बैड आयरन, मीनिंग बैड लक। चलिए नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज हुआ शार्प प्रैक्टिस। इंग्लिश मीनिंग हुआ डिसऑनेस्टी, हिंदी में अर्थ हुआ इसका बेईमानी। फिगर में आप दोनों महिलाओं के बीच चेस प्रतियोगिता देख सकते हैं, जिसमें इनके द्वारा चीटिंग किया जा रहा है, ये चीटिंग कर रही है इनसे खेल जीतने के लिए। सो शार्प प्रैक्टिस का मतलब हो गया डिसऑनेस्टी या फिर बेईमानी करना। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इंग्लिश मीनिंग हुआ समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी एट फर्स्ट बट रिजल्ट इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर। फिगर में आप जीसस को देख सकते हैं, जो अपने पीछे एक डॉल को छिपाए हुए हैं, और इस बच्ची को वो कह रहे हैं कि मुझ पे ट्रस्ट करो। ये बच्ची उनसे कह रही है, बट मैं इस छोटे से डॉल से बहुत प्यार करती हूँ, इसे मुझे बहुत प्रेम है, मैं इसे नहीं दे सकती। बल्कि जीसस इस डॉल को लेकर इस बच्ची को ये बड़ा सा डॉल देना चाह रहे हैं। सो जो कि आपको शुरू में लगे कि आपके लिए वो खराब है, बट बाद में वो आपके लिए अच्छा निकलता है। समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी एट फर्स्ट बट रिजल्ट इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर। सो इसका हिंदी अर्थ हुआ दुख के भेष में सुख। अगला देख लेते हैं, टू बी इन टू माइंड्स, टू बी अनसर्टेन। हिंदी में अर्थ हुआ
असमंजस की स्थिति में होना, डिसाइड नहीं कर पाना आप क्या करें क्या ना करें। फिगर में ये लड़की रास्ते के एक चौराहे पे खड़ी है, वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि हम किस तरफ जाएं, इस तरफ या फिर इस तरफ। सो इसका मतलब यही होता है कि टू बी अनसर्टेन। टू बी इन टू माइंड्स का मतलब ये हुआ कि टू बी अनसर्टेन, असमंजस की स्थिति में होना। कॉल इट ए डे, इंग्लिश मीनिंग इज स्टॉप वर्किंग। हिंदी में अर्थ हुआ काम बंद करना। फिगर में ये इंसान आराम करते हुए नजर आ रहा है, आज वो कोई काम नहीं करेगा, काम बंद कर दिया है। सो स्टॉप वर्किंग को हम लोग कॉल इट ए डे कहते हैं। नेक्स्ट वन इज गिफ्ट ऑफ द गैप। इंग्लिश मीनिंग हुआ द एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली इन ए वे दैट मेक्स पीपल वांट टू लिसन टू यू एंड बिलीव यू। हिंदी में अर्थ हुआ बोलने की कुशलता। फिगर में आप हमारे प्रधानमंत्री जी को देख सकते हैं, जब भी वो भाषण देते हैं बहुत ही कुशलता के साथ देते हैं और लोग उन्हें बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। सो उसी को कहते हैं हम लोग गिफ्ट ऑफ द गैप, द एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली इन अ वे दैट मेक्स पीपल वांट टू लिसन टू यू एंड बिलीव यू। नेक्स्ट वन इज स्पिल द बीन्स। इंग्लिश मीनिंग हुआ टू टेल पीपुल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। हिंदी अर्थ हुआ भेद खोलना। आपने अपने मित्र को अपना कोई सीक्रेट बताया बट उसने जाकर सबके सामने आपका वो सीक्रेट बोल दिया। स्पिल द बीन्स, टू टेल पीपुल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब ये हुआ। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज टू फेस द म्यूजिक। इंग्लिश मीनिंग इज टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। हिंदी अर्थ हुआ किए का परिणाम भुगतना। ये आदमी जोर जोर से म्यूजिक बजा रहा था, सो द पुलिस केम टू अरेस्ट हिम। सो कॉन्सिक्वेंस तो इसको आप भुगतना पड़ेगा, इसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ गई। टू फेस द म्यूजिक का मतलब यही हुआ टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, किए का परिणाम भुगतना। नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस हुआ अंडर द क्लाउड। इंग्लिश मीनिंग हुआ फ्यूड विथ सस्पिशन, डिस्ट्रस्ट और डिसअप्रूवल। हिंदी अर्थ संदेह के घेरे में। सीआईडी हम लोग बचपन में देखते थे, प्रद्युम्न जी का फेमस डायलॉग था, जब भी वो कोई भी केस होता था तो वो दया से कहते थे, दया कुछ तो गड़बड़ है। सो अंडर द क्लाउड का मतलब ये हुआ फ्यूड विथ सस्पिशन, डिस्ट्रस्ट और डिसअप्रूवल, संदेह के घेरे में होना। नेक्स्ट वन इज बैड ब्लड। फिगर में दोनों सहेलियों को दिखाया गया है, एक छोटी सी लड़ाई के बाद इन दोनों में आपसी दुश्मनी हो गई। सो इसका इंग्लिश मतलब हुआ है एनमिटी, एंग्री फीलिंग या फिर एनिमोसिटी, मतलब आपसी दुश्मनी। अ स्नेक इन द ग्रास। इंग्लिश मीनिंग हुआ अ डिसीटफुल और ट्रेचरस पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसपे भरोसा नहीं किया जा सकता। हिंदी अर्थ हुआ आस्तीन का सांप। फिगर में आप देख के समझ सकते हैं कि ये इससे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहा है लेकिन पीछे से इससे दुश्मनी मोल लेना चाह रहा है। सो अ डिसीटफुल और ट्रेचरस पर्सन, आस्तीन का सांप। स्नेक इन द ग्रास का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट वन इज अ स्क्वायर डील। इंग्लिश मीनिंग हुआ फेयर एग्रीमेंट। हिंदी अर्थ हुआ उचित समझौता। जब भी आप कुछ खरीदने आते हैं या फिर आप जमीन खरीदने गए लेट्स से, तो आप दोनों पार्टियों के बीच में समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है कि कितने पैसे में वो बेचेंगे या फिर कितने पैसे वो देंगे। डिसाइड होता है, दोनों रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं और रजिस्ट्री करते हैं जमीन की। सो अ फेयर एग्रीमेंट, उचित समझौता होना। सो इसी का मतलब स्क्वायर डील का मतलब यही हुआ फेयर एग्रीमेंट। सो आज का आखिरी इडियम एंड फ्रेजेस हुआ एचिलीस हील। इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ अ वीकनेस और अ वल्नरेबल पॉइंट, मतलब कमजोरी। फिगर में आप इस सैनिक को देख सकते हैं जिसपे इसकी दुश्मन आर्मी ने इसके ठीक पैरों पर वार किया है। इसके और शरीर पे कहीं पे भी अगर वो तीर चलाते तो इसे कुछ नहीं होता क्योंकि इसने आर्मर पहना हुआ था, बट उन्होंने इसका वीकनेस निकाला, इसका वल्नरेबल पॉइंट निकाला और उसी पे वार किया। सो एचिलीस हील का यही मतलब हुआ कि अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, मतलब कमजोरी। सो गाइस, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अगले वीडियो में फिर से आप सब से मुलाकात होगी कुछ और नए इडियम्स के साथ। सो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।